तो एथिक्स की श्रृंखला को हमने कंटिन्यू किया था, उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, आपने एक एथिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, सिलेबस देखा, उसके कुछ फंडामेंटल देखे। उसी फंडामेंटल के आगे हमारा ये विषय, आज का जो टॉपिक है वो है एथिक्स के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। यानी आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी नैतिकता का निर्धारण करते हैं। ऐसी आपका कौन सा व्यवहार, सबसे पहली चीज तो नैतिकता क्या होती है। मैंने बार बार तो आपको बताया है कि अच्छा आचरण, राइट बिहेवियर, सदाचार ही क्या होती है, बताइए, नैतिकता होती है। तो ये नैतिकता जो होती है, तो ये कौन सा व्यवहार आपका सही होगा और कौन सा व्यवहार गलत होगा, इसे कौन निर्धारित करता है। तो हम उसे देखेंगे कि कौन सा व्यवहार नैतिक होगा, इसे क्या चीज निर्धारित करती है। फिर इसको निर्धारित करने वाले कौन कौन से तत्व होंगे, किन किन तत्वों का समावेश होगा आपकी नैतिकता यानी आपके नैतिक व्यवहार को निर्धारित करने में। ठीक है, तो चलिए हेडिंग डालिए सभी लोग टॉपिक को, नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व या नैतिकता के निर्धारक, नैतिकता के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स। तो ये नैतिकता के निर्धारक में हम देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, तो देखेंगे कि कौन सा व्यवहार नैतिक होगा या आप किस व्यवहार को नैतिक मानेंगे या कैसा व्यवहार नैतिक होगा, कैसा व्यवहार नैतिक होगा, नैतिक होगा। ठीक है, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आखिर वो कैसा व्यवहार है, वो कौन सा व्यवहार होगा जो नैतिक होगा। इसे तीन चीजें डिसाइड करेंगी। यानी जो वर्क, यानी कि जो आप कार्य करेंगे तो वो कार्य बता देगा, वो कार्य बता देगा तो वो नैतिक है या नहीं। ठीक है, कार्य के बाद हम देखें तो उस कार्य करने का जो उद्देश्य होगा, यानी कि जो एंड्स होगा, वो बता देगा कि वो नैतिक है या नहीं। ठीक है, फिर उद्देश्य के बाद उस कार्य करने की जो परिस्थितियां होंगी, आप जिन परिस्थितियों में कार्य करोगे तो वो परिस्थितियां बता देंगी कि वो कार्य नैतिक होगा या नहीं होगा। इस प्रकार से हम देखें तो कैसा व्यवहार नैतिक होगा, आप जो कार्य करेंगे वो कार्य बता देगा, वो काम बता देगा कि वो सही है या गलत है, यानी नैतिक है या अनैतिक है। उसका उद्देश्य बता देगा वो नैतिक है या अनैतिक है, उसकी परिस्थितियां बता देंगी कि वो नैतिक है या नहीं। ठीक है, फिर इसी को निर्धारित करने वाले कुछ तत्व पाएंगे, इसी के डिटेल में हम फिर इसके अंदर घुसेंगे तो उसे हम कहेंगे नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व, नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व। तो अब नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से होंगे, तो हम देखेंगे आखिर वो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जो आपका व्यक्तित्व है, हर किसी का अपना अपना एक क्या होता है, बताइए, व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होती है। तो वो व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी बता देगा कि वो कार्य नैतिक होगा या नहीं। ये उसके व्यक्तित्व के आधार पर क्या होगा, डिसाइड होगा। व्यक्तित्व के साथ हर किसी के जीवन का क्या होता है, बताइए, अनुभव। तो उसके जीवन का अनुभव बता देगा कि वो कैसा कार्य करेगा। आप जो भी कार्य करते हैं अपने जीवन में, तो अपने जीवन के पूर्व प्राप्त अनुभवों के आधार पे करते हैं, तो वो अनुभव आपको बता देंगे कि अनुभव आपको बता देंगे कि आपका कार्य, आप नैतिक कार्य करोगे या अनैतिक। ठीक है, उसके बाद हम देखें तो शिक्षा, जिस कैसी आपको शिक्षा मिली है वो शिक्षा डिसाइड करेगी। शिक्षा के बाद आपका धर्म, धर्म के बाद आपकी संस्कृति,
हर देश का अपना अपना एक कल्चर होता है, संस्कृति होती है। संस्कृति के बाद आपका संगठन या समुदाय जहां पे आप रहते हैं वो आपको डिसाइड करेगा। फिर अंतरात्मा, आपकी अंदर की आवाज। अंतरात्मा के बाद संविधान, संविधान में जिन जो बातें लिखी हुई हैं वो। उसके बाद मूल्य तंत्र, हर किसी का एक वैल्यू सिस्टम होता है, तो मूल्य तंत्र। इतने तत्व डिसाइड करेंगे किसको बताइए, नैतिकता को। इतने तत्व डिसाइड करेंगे किसको बताइए, नैतिकता को। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम इधर वाले को देखते हैं, कैसा व्यवहार। फिर उसके और अंदर घुसेंगे तो कैसे तत्व। तो देखिए, सबसे पहली चीज कि कैसा व्यवहार नैतिक हो, ये कौन डिसाइड करेगा बताइए, आप जो काम करते हैं, ठीक है, वही है ना। तो जैसे देखिए, आप जो भी कर रहे हैं कार्य यानी कि आप हो गए, ठीक है। अब आप जो भी करेंगे, ठीक है, जो भी आप क्या करेंगे बताइए, कार्य करेंगे, तो या तो वो सही होगा और या तो वो गलत होगा। या तो वो सही होगा और या तो वो गलत होगा। यानी कि आपके द्वारा किया गया जो कार्य है वो नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। ठीक है, आपके द्वारा किया गया कार्य नैतिक भी हो सकता है और अनैतिक भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे, ठीक है, आप उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए आप किसी भूखे को खाना खिलाते हो, कोई भूखा है, भूखे को आप क्या खिला रहे हो बताइए, खाना खिला रहे हो। तो ये कैसा कार्य माना जाएगा, आपका नैतिक कार्य माना जाएगा, क्योंकि उसको भूख लगी, आपने उसे खाना खिलाया, तो सामान्य रूप से क्या बोला जाएगा, नैतिक कार्य। लेकिन अगर मान लो आप क्या कर रहे हो बताओ, झूठ बोल रहे हो, तो झूठ बोल रहे हो तो वो कैसा कार्य कहलाएगा बताओ, अनैतिक कार्य कहलाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जो भी चीजें पढ़ेंगे दैट इज बियॉन्ड द बुक, क्योंकि आपको बुक की भाषा में मेंस में नहीं लिखना है। आप याद रखिए, अगर आप समझ लेंगे तो लिख लेंगे। आपने उस टॉपिक को कैसे समझा है, एक सामान्य सरल और प्रैक्टिकल वे में, और उसी प्रैक्टिकल वे में समझ करके प्रैक्टिकल वे में लिखना है। आप नीति शास्त्र में किसी भी प्रकार की पुस्तकीय भाषा का अनुसरण नहीं करेंगे। यहाँ पे आपको जो बताया जा रहा है वही अंतिम सत्य है और उसी का आप क्या करेंगे, अनुसरण करेंगे इस विषय में। ठीक है, तो फिर से देखिए, कैसा व्यवहार नैतिक होगा, यानी नैतिकता को कौन निर्धारित करेगा, कौन डिसाइड करेगा, तो उसको डिसाइड करेगा आपके द्वारा किया गया कार्य। आपके द्वारा जो किया गया कार्य है वो या तो नैतिक हो सकता है या तो अनैतिक हो सकता है। ठीक है, जैसे अगर आप किसी भूखे को खाना खिला रहे हैं तो वो कैसा कार्य माना जाएगा, आपका नैतिक कार्य माना जाएगा। अगर आप एक सामान्य रूप से क्या है, झूठ बोल रहे हैं, तो वो कैसा कार्य माना जाएगा, आपका अनैतिक कार्य माना जाएगा। तो किया गया कार्य बता देगा कि वो नैतिक है या अनैतिक। चलिए, अब इसके बाद आता है उद्देश्य। कोई भी कार्य है उसका उद्देश्य बता देगा आपको कि वो नैतिक है या अनैतिक है। यानी आप जो भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो उस कार्य के पीछे का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तो वो उद्देश्य बता देगा कि वो कार्य नैतिक है या नहीं। यानी आप किस पर्पज से वो कार्य कर रहे हैं। हर कार्य को करने के पीछे का कुछ ना कुछ, कुछ भी आप करते हैं उसके पीछे उद्देश्य। जैसे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके पीछे का उद्देश्य क्या है बताइए, आपको लोक सेवक बनना है। अब इसमें लोगों के अलग अलग उद्देश्य हो सकते हैं। किसी का उद्देश्य हो सकता है बहुत ज्यादा पैसा कमाना, या भ्रष्टाचार या गलत तरीके से पैसा कमाना, तो फिर वहां जाके आपका वो कार्य क्या, अनैतिक माना जाएगा। और किसी का उद्देश्य हो सकता है कि डिप्टी कलेक्टर बन के मुझे समाज की सेवा करना है, या आईएएस बन के मुझे समाज की सेवा करना है, समाज के लिए करना है, तो ये उसका कैसा उद्देश्य माना जाएगा, यहाँ पे नैतिक माना जाएगा। तो किसी भी कार्य को करने के पीछे का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य बता देगा कि वो नैतिक है या अनैतिक है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ हम इसे समझते हैं एग्जाम्पल के लिए, है ना। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए क्या कर रहे हैं, आप प्यासों को पानी पिला रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप क्या कर रहे हैं,
प्यासों को पानी पिला रहे हैं। अब प्यासों को तो आप पानी पिला रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसे आप क्या कर रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल कर रहे हैं। इसे आप सोशल मीडिया में क्या कर रहे हैं, लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं इसका, या उसे वायरल कर रहे हैं। तो अब यहां पे आपका सोशल मीडिया में उसको वायरल करना या लाइव दिखाना, इसके पीछे का उद्देश्य हो जाएगा, आप अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाना चाहते हैं, आप समाज में एक लोकप्रिय बनना चाहते हैं, लोकप्रियता के लिए आप ऐसा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका अब ये कार्य नैतिक नहीं माना जाएगा। आप केवल प्यासे को पानी पिलाते तो वो नैतिक था, लेकिन आप पानी पिला पिला के उसका वीडियो बना के पूरे सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ट्विटर में, सब जगह आप लाइव प्रसारण कर रहे हैं, यूट्यूब में डाल रहे हैं। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, पॉपुलर होने के लिए, लोकप्रिय होने के लिए। लेकिन उसके पीछे का आप देखिए उद्देश्य क्या है, कुछ और। आप कर तो ये रहे थे, लेकिन आप उसके पीछे क्या चाहते थे, आप उद्देश्य ये चाहते थे। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसा कार्य जो है तो नैतिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसी की तरह दूसरे उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए कोई नेता है, ठीक है, और नेता क्या किया, जैसे अभी चुनाव चल रहे थे, वो गांव में जाकर के महिलाओं को क्या बांट रहा है, मान लीजिए साड़ियां बांट रहा है। ठीक है, इसी बीच एक छोटा बच्चा आ जाता है और वो बच्चे को क्या करता है बताइए, गोद में ले लेता है और उसको गोद में लेके खिलाने लगता है। ठीक है, तो नेता गांव में जाकर के साड़ी बांट रहा है, लोगों के बीच में घुल मिल रहा है, उड़ बैठ रहा है, एक उनको मतलब जो है तो समरसता दिखा रहा है। लेकिन अगर इन सब के पीछे का उद्देश्य उसका ये सब करने का, गांव में जाके साड़ी बांटना, बच्चों को खिलाना, इन सब करने के पीछे का उद्देश्य अगर उसका क्या है बताइए, चुनाव जीतना है, इन सब पीछे का उद्देश्य उसका चुनाव जीतना है, तो ये कार्य नैतिक नहीं माना जाएगा। अगर वो बिना चुनाव जीतने के उद्देश्य से ऐसे ही चले जाएगा, ठीक है ना, जैसे आप देखते हैं नेता वगैरह भारत में अक्सर कब दिखते हैं, चुनाव के पहले। तो चुनाव प्रचार के दौरान अगर वो ऐसा कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, चुनाव जीतने के लिए कर रहा है। सामान्य दिनों में तो नहीं आता है नेता आपके यहाँ, सामान्य दिनों में तो वो आपके मतलब यहाँ ऐसा नहीं करता है सामान्य रूप से। ठीक है, तो यानी कि काम सही होना चाहिए, तो उसके पीछे का इरादा भी सही होना चाहिए। यानी जो आप काम सही तो कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे का आपका इरादा भी सही होना चाहिए। ये नहीं कि आप दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो और उसके पीछे का क्या है, उसका मतलब इरादा कुछ और है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसी भी कार्य का उद्देश्य, यानी उसका जो उद्देश्य है वो आपका क्या होना चाहिए बताइए, जो मतलब पीछे अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी अगर आपका काम सही है तो उसके पीछे का इरादा भी सही होना चाहिए। अब परिस्थितियां, कई बार परिस्थितियां यानी सिचुएशन डिसाइड करती है कि आप नैतिक होगे या अनैतिक। कई बार परिस्थितियां या सिचुएशंस डिसाइड करती हैं कि आपके द्वारा किया गया कार्य नैतिक होगा या अनैतिक। जैसे हम उदाहरण के लिए समझे इसे। ठीक है, तो उदाहरण के लिए, इसके लिए सबसे अच्छा उदाहरण फिर बैठता है, मतलब परिस्थिति है ना, जैसे आप किसी को चोट पहुंचाने के मतलब इरादे से कार्य कर रहे हो, है ना, आप उसका परिणाम उसको कैसे दे रहे हो बताओ, आप परिणाम देना चाहते हो कैसे बताइए, मतलब गलत देना चाहते हो, लेकिन गलती से वो सही हो गया, है ना। आपका मतलब जो है कि आप उसे परिणाम कैसा देना चाह रहे थे, गलत, लेकिन परिस्थिति बस वो सही हो गया। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप किसी को चोट पहुंचाने के लिए मार रहे हो, आप अपने दोस्त को पीछे से जाकर के उसके मान लीजिए कमर में चोट पहुंचाने के उद्देश्य से मार रहे हो, लेकिन आपने छुप करके उसके पीछे चोट पहुंचाने के उद्देश्य से मारा कमर में, जिससे उसका लेकिन वर्षों पुराना कमर का जो दर्द था वो ठीक हो गया। तो अब देखिए, यहाँ पे आप उसे चोट पहुंचाने के उद्देश्य से मारे थे, लेकिन परिस्थितियां क्या कर दी, परिस्थितियां ऐसा कर दी कि उसे ठीक कर दी, उसके वर्षों पुराने चोट दर्द को ठीक कर दी। तो यहाँ पे आप कार्य तो कर रहे थे अनैतिक, कार्य तो आप कर रहे थे अनैतिक, लेकिन वो परिस्थितियों के कारण हो गया नैतिक। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा सबसे अच्छा उदाहरण हम इसका देखें, तो अगर मान लीजिए आपका कोई मित्र है,
और वो कहाँ पैसा लगा रहा है, शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है, और आप उससे ईर्ष्यावश उसका पैसा आप डुबवाना चाहते हो शेयर मार्केट में। तो आपने जानबूझ करके उसका पूरे गलत कंपनी में लगवा दिया, जो कंपनी डूबने वाली है, जिसके शेयर डूबने वाले हैं। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी हुई कि उस कंपनी का शेयर एकदम से अचानक उठ जाता है, तो उसको लाभ हो जाता है। तो अब देखो, आपके द्वारा यहाँ किया गया कार्य जो था, आप अनैतिक कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियों ने उसे क्या कर दिया, नैतिक। आप तो उसे नुकसान पहुंचाना चाह रहे थे, आप तो उसे चोट पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ पे परिस्थितियां ऐसी बनी कि वो नकारात्मक से कहा परिस्थितियां सकारात्मक की तरफ चली गई। आप उसे हानि पहुंचाना चाह रहे थे, लेकिन उसे लाभ हो गया। तो यही क्या हो गया बताइए, परिस्थितियां डिसाइड करती हैं कि किसी का व्यवहार नैतिक होगा या अनैतिक होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी कार्य कैसा व्यवहार जो है नैतिक होगा, वो कार्य डिसाइड करता है, उसके पीछे छुपा उद्देश्य डिसाइड करता है, और परिस्थितियां डिसाइड करती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि इसके और अंदर में जाते हैं, डीप में जाते हैं, तो आखिर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो कि नैतिकता को निर्धारित करते हैं। देखिए, पुस्तकों में थोड़ा सा क्लिष्ट भाषा में लिखा रहता है, और पुस्तकों किसी लेखक की भाषा को पढ़ करके आप एज इट इज उसे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि वो आपकी भाषा नहीं, एक लेखक की भाषा है। इसीलिए सिविल सर्विसेज आपसे कहता है कि आप एक ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे जिसका स्तर ऐसा होना चाहिए जो कि 10वीं कक्षा का भी एक विद्यार्थी उसे पढ़े तो समझ ले। मतलब सरल और सहज होनी चाहिए। आप सभी लेखकों को पढ़िए, लेकिन उनको पढ़ करके अपने अंदर उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए, और उस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके उसे फिर अपने शब्दों में सरल और सहज भाषा में लिखिए। तो इसी प्रकार की भाषा में, एक बहुत सामान्य भाषा में आपको लिखना है। ये आपके मेंस के लेखन कौशल की सारी समस्याओं को अंत कर देगी। चलिए, अब नैतिकता को निर्धारित करने वाले तत्व, तो हम देखते हैं आखिर वो तत्व कौन कौन से। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया, अब ये मतलब हेडिंग नोट कराई थी। सबसे पहले तो किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि उसके द्वारा किया गया कार्य नैतिक होगा या अनैतिक होगा। सबसे पहले क्या डिसाइड करता है, व्यक्तित्व डिसाइड करता है कि इसके उसके द्वारा किया गया कार्य नैतिक होगा या अनैतिक होगा। जैसे समझिए, यहाँ पे हर किसी व्यक्ति का अपना अपना एक व्यक्तित्व होता है, हर किसी का अपना अपना एक क्या होता है बताइए, व्यक्तित्व होता है। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऊपर वाले ने हर किसी को अलग अलग बनाया, ऊपर वाले ने हर किसी को अलग अलग बनाया है, उसको एक उसकी पर्सनैलिटी दी हुई है, एक यूनिक पर्सनैलिटी दी हुई है। तो हर किसी का व्यक्तित्व कैसा होता है बताइए, यूनिक होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए हम समझे तो किसी को दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है, दूसरों की मदद करने में उसको क्या मिलती है बताइए, आत्मसंतुष्टि का भाव मिलता है, उसके अंदर कैसे आती है, आत्मसंतुष्टि आती है। ठीक है, क्लियर है ना? तो अब इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बताओ, यानी कि नैतिक होगा। यानी कि व्यक्तित्व एक ऐसा तत्व है जो कि निर्धारित करेगा कि तुम नैतिक कार्य करोगे या अनैतिक। अगर तुम हमेशा दूसरों की मदद करते हो, तुम्हारा स्वभाव एक हेल्पिंग नेचर है। क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारा व्यक्तित्व है। तो इससे तुम्हें क्या मिलती है, आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो ये दूसरों की मदद करना क्या कहलाएगा बताइए, नैतिक नैतिक कार्य कहलाएगा। कैसा कार्य कहलाएगा बताइए, नैतिक कार्य कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए, किसी का जैसे ईश्वर में बहुत ज्यादा ध्यान लगता है, किसी की पर्सनैलिटी ऐसी है जिसका आध्यात्म में बहुत रुझान है, या ईश्वर में बहुत ज्यादा ध्यान लगता है, तो वो हमेशा क्या करता है बताइए, एक भक्ति भाव में लीन रहता है ईश्वर के, और सामान्यतः किसी प्रकार के ऐसे एक गलत कार्यों में लिप्त नहीं होता है। ठीक है, जैसे है ना, कोई हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है, हमेशा क्या बोलता है, सच बोलता है, और छल कपट नहीं करता है, तो ये क्या है बताइए, उसका व्यक्तित्व है। ये उसका क्या है बताइए, व्यक्तित्व है। ऐसा व्यक्ति आप देखते हैं, कई ऐसे व्यक्ति मिलते हैं हमें समाज में जो हमेशा सच के साथ खड़े रहते हैं, चाहे कितनी भी विकट परिस्थितियां ना हो जाए। समय समय पे इसके बहुत सारे क्या है बताइए, उदाहरण। ठीक है, लेकिन अब देखिए, कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं
जो दूसरों की मदद नहीं करते, दूसरों की मदद नहीं करते हैं लेकिन अपना काम निकालने में माहिर रहते हैं। आपके जीवन में भी ऐसे कई लोग होंगे, ठीक है, अपना काम निकालने में माहिर होते हैं, निकालने में उस्ताद होते हैं, माहिर होते हैं। वो आपकी मदद कभी नहीं करेंगे लेकिन उनके अंदर इतनी चालाकी है, इतनी चालाकी है कि अपना काम आपसे निकलवा लेंगे। ठीक है, क्लियर है ना? तो ऐसा भी व्यक्तित्व होता है। ये सब क्या है? अलग अलग व्यक्तित्व के सेट है। जैसा किसी व्यक्ति का सेट होगा व्यक्तित्व का, वैसा ही वो काम करेगा। तो वो तो वही तत्व डिसाइड करेगा कि वो कार्य किया गया कार्य नैतिक है या अनैतिक है ना? तो देखिए, है ना, तो कोई भी व्यक्ति, है ना, कोई भी व्यक्ति देखिए, मतलब अगर मान लीजिए कोई बचपन से झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलना एक उसका व्यक्तित्व है। आप उसे कितना भी सिखा दीजिए, कितना भी सिखा दीजिए, लेकिन वो झूठ बोलना नहीं छोड़ेगा। तो ये क्या होता है? हर किसी का व्यक्तित्व होता है। ठीक है, अब झूठ बोलना क्या है बताइए? अनैतिक है ना? तो व्यक्तित्व डिसाइड करता है, यानी कि व्यक्तित्व वो तत्व है जो यह निर्धारित करता है कि आपके द्वारा किया गया कार्य नैतिक होगा या अनैतिक होगा। ठीक है, अब व्यक्तित्व के बाद दूसरा आते हैं हम, दूसरा कौन सा तत्व है? वो है जीवन का अनुभव। अब देखिए, हर किसी के लाइफ का क्या होता है? कुछ एक्सपीरियंस होता है, कुछ अनुभव होता है। उसी अनुभव के आधार पर वो जीवन में आगे कार्य करता है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, आपने अपने मित्र को पैसा दिया। ठीक है, आपके जीवन का एक अनुभव लेते हैं। आपने अपने मित्र को, ये आपका मित्र हो गया, उसे आपने क्या दिया? उधार दिया। क्या दिया? पैसा दिया। तो इसने क्या किया? इसे वापस नहीं किया। तो वापस नहीं किया, फिर आपने किसी दूसरे मित्र ने आपसे पैसा मांगा, आपने उसे भी दिया, उसने भी वापस नहीं किया। तो अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आपके जीवन का अनुभव हो जाएगा कि अगर आप किसी मित्र को पैसा उधार देते हैं तो वो वापस नहीं करता। अब ऐसी स्थिति में ना तो पैसा वापस आएगा और ना ही आपका व्यवहार उससे वैसा रह पाएगा। तो आपका पैसा भी गया और आपका व्यवहार भी गया। तो ये आपने कहां से प्राप्त किया? अपने जीवन के अनुभव से प्राप्त किया। अब भविष्य में आपसे कभी भी कोई पैसा मांगेगा तो आप उसे पैसे नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि प्रीवियस लगातार 2 एक्सपीरियंस आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है। लगातार 2 एक्सपीरियंस आपके प्रीवियस बैठ रहे हैं, बुरे रहे हैं। आपको ये समझ में आया है कि अगर किसी को पैसा दो तो वो ना तो पैसा वापस करता है और ना ही फिर उससे वैसा हमारा व्यवहार कर पाता है। क्योंकि देखो, पैसा मांगोगे तो व्यवहार खराब होगा। तो अब ऐसी स्थिति में या तो व्यवहार ही बचा लो या तो पैसा बचा लो, किसी एक चीज को आपको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों चीज एक साथ लेके नहीं चल पाओगे। अब आपसे कोई भविष्य में पैसा मांगेगा, कोई तीसरा व्यक्ति आएगा तो आप नहीं देंगे, क्योंकि आपके ये जीवन का अनुभव एक क्या हो गया बताइए? फिर से। जबकि तीसरा आदमी भले बहुत ईमानदार है, सच्चा है, वो ऐसा आदमी है कि तुम मुझे आज पैसा दोगे, वो तुम्हें कल बोल रहा है तो कल उसी डेट पे लौटा देगा, लेकिन तुम नहीं दोगे। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि तुम्हारे जीवन का अनुभव क्या विकसित हो गया? ये विकसित हो गया। तो आपके जीवन का अनुभव क्या है बताइए? डिसाइड करता है कि आप, मतलब ये तत्व डिसाइड करता है कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। दूसरा उदाहरण हम देखें, तो दूसरा उदाहरण देख लें। मान लीजिए आप किसी की गवाही देते हैं, आप किसी की गवाही दे रहे हैं, ठीक है, आप सत्य का साथ दे रहे हो यहाँ पे, लेकिन गवाही देने में आपका बहुत सारा समय बर्बाद हो गया। तारीख पे तारीख दी जा रही है, आपको बार बार बुलाया जा रहा है और इतना बुलाया जा रहा है कि आपके अपना समय बर्बाद हो रहा है, आप अपने कार्य नहीं कर पा रहे हो। तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या है? दोबारा भविष्य में किसी की गवाही देने के लिए खड़े नहीं। क्यों नहीं होगे? क्योंकि आपको अपने जीवन का अनुभव मिल गया है कि ऐसा करने से क्या हो जाता है बताइए? गलत होता है। तो ये जो अनुभव है, ये मनुष्य के जीवन की सोच, ये मनुष्य के जीवन की सोच और नैतिकता दोनों को क्या करता है बताइए? निर्धारित करता है। यही उदाहरण देकर के आप बताएंगे। एथिक्स एक ऐसा विषय है जहां पे आप उदाहरण देकर के आप समझाते हैं कि कैसा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो तीसरा है हमारा शिक्षा। तो आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आप जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो नैतिकता में शिक्षा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ठीक है, ये सबसे पहली चीज। तो आपको कैसी शिक्षा दी जा रही है? सबसे पहली चीज आती है
कि आपको कैसी शिक्षा दी जा रही है, ठीक है, और वो किस तरीके से बताई जा रही है, उसका जो तरीका है वो कैसा है, वो किस तरीके से आपके सामने रखी जाती है, कैसे आपको बताई जा रही है, ठीक है, तो वो आपके दिमाग में किस तरीके से बताई जा रही है, कैसे सेट की जा रही है, तो वो डिसाइड करेगा कि आप कैसा व्यवहार करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए कई बार आपको क्या दी जाती है बताइए, धार्मिक शिक्षा दी जाती है। क्या दी जाती है बताइए, धार्मिक शिक्षा। तो धार्मिक शिक्षा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो किस तरीके से दी जा रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो धार्मिक शिक्षा देते समय वो शिक्षण आपके मन में कट्टरता को भर देता है, आपके मन में कट्टरता को भर देता है। तो जब आपको वो किस तरीके से दे रहा है, आपके अंदर कट्टरता भर रहा है, कट्टरता भर रहा है, तो आप कैसे हो जाएंगे, दूसरे धर्म के प्रति असहिष्णु हो जाएंगे, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कसाब। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कसाब। जैसे जब कसाब को पकड़ा गया, देखिए बहुत अच्छी एक फिल्म बनी है, एक छोटा सा दृश्य है, नाना पाटेकर उससे पूछता है कि कसाब तुम ये बताओ कि आखिर तुमने इतने बेगुनाह लोगों को गोली क्यों मार दी। तो वहां पे कसाब जवाब देता है कि हमारे धर्म गुरु ने यह शिक्षा दी थी कि अगर 72 लोगों को मारोगे तो तुम्हें स्वर्ग में स्थान मिलेगा। अब देखिए उसके जो धार्मिक गुरु थे उन्होंने धार्मिक शिक्षा किस तरीके से दी, उसको कट्टरता से दी, कट्टरता से दी तो दूसरे धर्म के प्रति उसमें अधिकता आई, तो इसने वो कैसा व्यवहार कर दिया बताइए, अनैतिक व्यवहार कर दिया, ठीक है। शिक्षा के बाद आता है धर्म। शिक्षा के बाद आता है धर्म, ठीक है। हर किसी का अपना अपना धर्म होता है और उस धर्म की उसकी क्या होती है बताइए, मान्यताएं होती है, मान्यताएं होती है, धारणा होती है, विश्वास होता है, जिस पर वो क्या करता है, जिसे वो अपने पर लागू करता है। हर किसी धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं, धारणाएं और विश्वास होता है, ठीक है। अब धर्म आपको करता क्या है बताइए, जीवन जीने का रास्ता बताता है। क्या करता है बताइए, आपके जीवन जीने का रास्ता बताता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें हिंदू धर्म, ठीक है, तो हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो यहाँ पे गाय के प्रति, ठीक है, गाय के प्रति एक क्या है बताइए, एक बहुत अच्छा भाव है। कैसा भाव है बताइए, गाय के प्रति उनकी जो आस्था है, उनका जो विश्वास है, जो आस्था है वो कैसी है बताइए, बहुत ही गहरी है। तो अब वो गाय को कैसा स्थान देंगे बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान देंगे, है ना। जबकि ऐसा नहीं कि अन्य धर्म के लोग पशुओं को नहीं मानते हैं, अन्य धर्म के लोगों को पशु, वो भी पशुओं को मानते हैं, लेकिन अन्य धर्मों की अपेक्षा हिंदू धर्म पशुओं में गाय को एक अलग स्थान देता है, क्योंकि यहाँ पे गाय के प्रति एक अलग गहरी आस्था है। आ रहा है समझ में, ठीक है। बाकी के लोग भी आदर करेंगे, लेकिन उतना नहीं करेंगे जितना हिंदू धर्म के लोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे और उदाहरण लें इसका हम, तो जैसे दूसरा उदाहरण मुस्लिम धर्म है। तो मुस्लिम धर्म में क्या कहा गया है, मुस्लिम धर्म में कहा गया है कि आपकी जो आय है, ठीक है, तो उस आय का एक हिस्सा आप किस में दीजिए बताइए, चैरिटी में दीजिए, दीन दुखियों की क्या करिए, इससे मदद करिए, ठीक है। तो ये कहाँ बताया गया है, इनके हर हर धर्म की अपनी अलग अलग क्या है बताइए, मान्यताएं हैं, आस्थाएं। तो इसलिए लोग अपनी आय का एक हिस्सा क्या करते हैं बताइए, दान में देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हर धर्म की है ना। अब जैसे देखें आप जैन धर्म देखें, ठीक है, तो जैन धर्म में क्या है आप देखें कि जैन धर्म ये मतलब अति अहिंसक है, अति अहिंसक है। यानी इनका कहना है कि भाई खेती भी मत करो, क्योंकि उससे क्या है, हल जोतोगे तो जमीन के अंदर के कई बहुत ज्यादा जीवाणु क्या है बताइए, मर जाएंगे। फिर उसके बाद पेड़ पौधों को काटोगे तो ये भी क्या होगी बताइए, हिंसा करना। तो यानी हिंसा करना, यानी हिंसा करने को मना करता है, अहिंसा, हिंसा करने को मना करना। लेकिन अति अहिंसा, जब खेती नहीं करोगे तो फिर खाओगे कैसे, आ रहा है समझ में। तो कहने का मतलब हर धर्म की अपनी अलग अलग विशिष्ट मान्यताएं होती हैं और उसी उसी के आधार में वो क्या करता है बताइए, व्यवहार करता है। तो क्योंकि मनुष्य के जीवन में धर्म का एक बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, तो ये धर्म डिसाइड करेगा कि व्यक्ति का व्यवहार या नैतिकता उसकी कैसी होगी।
क्योंकि हर धर्म का अपना एक अलग अलग एथिकल ढांचा होता है। हिंदू धर्म का एथिकल ढांचा मुस्लिम धर्म के एथिकल ढांचे से कुछ भिन्न होगा, इस धर्म का एथिकल ढांचा इस धर्म के एथिकल ढांचे से कुछ भिन्न होगा। तो ये डिसाइड करता है कि आपका व्यवहार कैसा होगा। ठीक है, चलो अब बात आती है संस्कृति। ठीक है, अब बात आती है संस्कृति। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, है ना। तो अगला तत्व क्या है बताइए, नैतिकता को निर्धारित करने का अगला तत्व है संस्कृति। ठीक है, अगला तत्व क्या है बताइए, संस्कृति, या जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, कल्चर। संस्कृति या जिसे हम क्या कहते हैं बताइए, कल्चर। ठीक है, तो अब कल्चर यानी कि संस्कृति डिसाइड करेगी कि आपका व्यवहार कैसा होगा, नैतिक होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे देखिए, हर संस्कृति का अपना एक अलग अलग क्या होता है, ढांचा होता है। हर संस्कृति का अपना एक अलग अलग ढांचा होता है। किसी भी देश की अपनी एक क्या होती है बताइए, संस्कृति। कोई भी देश है उसका अपना क्या होता है, कल्चर होता है या संस्कृति होती है। अब वो कैसे विकसित होती है, हजारों सालों से। कैसे विकसित होती है वो, हजारों सालों से विकसित होती है। ठीक है, अब हजारों सालों से किसी देश की क्या होती है बताइए, संस्कृति विकसित होती है। ठीक है, अब उस संस्कृति है ना, भले ही उस संस्कृति में ना जाने कितने धर्म को मानने वाले हो, अलग अलग धर्म के हो, लेकिन उसके संस्कृति का एक जो मतलब पैटर्न होगा, वो एक विशेष प्रकार का पैटर्न होगा, एक अलग पैटर्न होगा, और हर देश की अपनी ऐसी अलग अलग क्या होगी बताइए, संस्कृति होगी। ठीक है, तो जैसे उदाहरण के लिए देखें, है ना, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण जैसे देखिए, भारत का उदाहरण देखिए, है ना। तो भारतीय संस्कृति में, ठीक है, भारतीय संस्कृति में आपने देखा होगा, चाहे आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी मजहब से हो, यहाँ पे अतिथि देवो भव की परंपरा है। कैसी परंपरा है बताइए, अतिथि देवो भव, मतलब कोई भी अतिथि अगर आपके यहाँ आएगा तो उसको क्या करना है बताइए, आपको मतलब उसको सत्कार करना है, सादर सम्मान देना है। ये कहां से आया है बताइए, ये आपकी संस्कृति से आया। उसी की तरह और देखें भारतीय संस्कृति, तो भारतीय संस्कृति है वसुधैव कुटुंबकम की। वसुधैव कुटुंबकम की, वसुधैव कुटुंबकम के साथ क्या बताइए, सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी सभी लोग कैसे रहे बताइए, सुखी रहे, निरोगी रहे, सभी व्यक्ति सुखी रहे, निरोगी रहे। तो ये क्या है बताइए, भारतीय संस्कृति। ये क्या है, भारतीय संस्कृति है। तो ये जो भारतीय संस्कृति है, ये केवल आपको भारत जैसे देश में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको सिखाएगी कि आपका व्यवहार कैसा होगा, नैतिक होगा या अनैतिक होगा। ठीक है, इसी के साथ और हम देखें, तो जैसे इसी उदाहरण को हम देखें, तो पश्चिमी देशों की संस्कृति, वहां का एक कल्चर है, और पूर्वी देश यानी कि हमारा जो भारत देश, यहाँ की संस्कृति। तो यहाँ की संस्कृति में आप देखेंगे तो समाज की प्रधानता है, और यहाँ की संस्कृति में आप देखेंगे तो व्यक्ति की प्रधानता है। यानी कि यहाँ पे क्या देखें, पश्चिमी सभ्यता में आपको क्या दिखेगा, व्यक्तिवाद प्रधान दिखेगा, और जबकि भारतीय संस्कृति में आपको क्या दिखेगा बताइए, समाज प्रधान दिखेगा, समाज प्रधान दिखेगा। यानी यहाँ पश्चिमी संस्कृति में व्यक्ति किसके लिए जीता है बताइए, खुद के लिए जीता है। किसके लिए जीता है, खुद के लिए जीता है, यानी कि वो स्वतंत्रता किसके लिए जीता है बताइए, अपने खुद की स्वतंत्रता के लिए जीता है। यहाँ पे वो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है। उसके जो जीवन के निर्णय रहते हैं वो कैसे लेता है बताइए, स्वयं लेता है। उसे कैसी नौकरी करनी है, उसे किससे विवाह करना है, ये सारे निर्णय वो क्या करता है बताइए, स्वयं लेता है। जबकि
भारतीय संस्कृति में ये सारे निर्णय कौन लेता है बताइए हमारे, ये सारे निर्णय लेता है हमारा समाज लेता है, ठीक है। तो हर देशों की क्या होती है बताइए, अपनी अपनी संस्कृति होती है। पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति में व्यक्तिवाद की प्रधानता है, तो भारतीय संस्कृति में समाज की प्रधानता है। तो ये डिसाइड करेंगे आपका व्यवहार कैसा होगा। यहाँ पे आपके विवाह और नौकरी को कौन डिसाइड करेगा, यहाँ का कल्चर, व्यक्ति स्वयं। और यहाँ पे कौन, समाज। तो अब ये डिसाइड करेगा कि आपका व्यवहार कैसा होगा, नैतिक होगा या नहीं होगा, ठीक है। संस्कृति के बाद हम आते हैं अंतरात्मा, ठीक। संस्कृति, संस्कृति के बाद आपका अगला पॉइंट आता है अंतरात्मा, ठीक है। ये आपको किसका एहसास कराती है बताइए, ज्ञान का, ठीक है। किसका एहसास कराती है, ज्ञान का। और कैसा ज्ञान बताइए, नैतिक ज्ञान, ठीक है। यानी कि क्या सही होगा और क्या गलत होगा, मोरल नॉलेज। मोरल नॉलेज आपकी अंतरात्मा यानी आपके अंदर की आवाज आपको क्या करती है बताइए, आभास करती है। जब भी आप कोई काम करने जाते हैं तो वो सही होगा या गलत होगा, इससे आपको आभास कौन कराती है, आपकी अंतरात्मा कराती है। तो अंतरात्मा वह तत्व है जो बताएगा कि नैतिकता को वो क्या करेगा बताइए, निर्धारित करेगा, ठीक है। अंतरात्मा, मैंने बताया ना, बार बार कहता हूं, आप कोई भी काम करते हो, गलत काम करते हो तो आपके अंदर से आवाज आती है, ये गलत है, गलत है, गलत है। या सही करते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आती है, चाहे भले कितने लोग विरोध क्यों ना कर रहे हो, आपके अंदर से आवाज आती है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूं बताइए, सबके लिए लड़ रहा हूं। अगला है बताइए संगठन, समुदाय, समाज। आप किसी संगठन में काम करते हैं, या तो आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, या आपका किसी समुदाय के साथ रहना है, उठना है, बैठना है, या आप समाज से जुड़े हुए हैं। तो ये सब डिसाइड करते हैं आपका व्यवहार कैसा होगा। जैसे आपका परिवार भी क्या है बताइए, एक संगठन है। आपका परिवार भी क्या है बताइए, एक संगठन, ठीक है। आपकी जो मित्र मंडली है, आपकी जो क्या है बताइए, मित्र मंडली है, वो आपका क्या है बताइए, एक समुदाय, आपकी मित्र मंडली होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आप कहाँ जाते हैं, मान लीजिए स्कूल में पढ़ने जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं बताइए, स्कूल में। तो स्कूल भी आपको एक प्रकार का क्या प्रोवाइड करता है, समुदाय प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे लोगों से आपका उठना बैठना होगा, वैसा ही आपके जीवन में प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे परिवार है, तो इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा बताइए, आपके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा इसका। जैसा आपका परिवार होगा, जैसा उनकी सोच होगी, वैसे ही सोच किसकी डेवलप होगी, आपकी। और वही सोच निर्धारित करेगी कि आपका व्यवहार कैसा होगा, नैतिक होगा या अनैतिक होगा, ठीक है। इसी के साथ आपके मित्र हो गए, ठीक है। तो जो मित्र हो गए, तो मित्रों के साथ आपका क्या है बताइए, उठना बैठना है। तो अगर आपके मित्र नैतिक हैं तो आपके अंदर नैतिक मूल्य डेवलप होंगे, अगर आपके मित्र अनैतिक हैं तो आपके अनैतिक मूल्य डेवलप होंगे। इसीलिए कहा जाता है, उदाहरण देता है मित्रों के लिए, कि जैसी संगत होगी वैसा ही व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा, वैसा ही बन जाएगा। आप अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी अच्छे बनेंगे, आप पढ़ने लिखने वालों लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी पढ़ाई लिखाई करेंगे। तो जैसी संगत होगा वैसा असर पड़ेगा। इसी प्रकार आप किसी राजनीतिक पार्टी के संपर्क में रहेंगे तो वैसा प्रभाव आप पर पड़ेगा। इसी प्रकार यदि आप किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो वहां का एक कोड ऑफ एथिक्स होगा, वहां एक व्यवहार करने का एक जो आचार शास्त्र दिया होगा, तो उस संगठन का आचार शास्त्र का आप पर प्रभाव पड़ेगा। तो वैसा आप क्या करेंगे बताइए, व्यवहार करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका अगला संविधान। हर किसी देश का अपना अलग अलग संविधान होता है और उसके संविधान में क्या रहती है, उसकी उस देश के संविधान की जो है तो बातें लिखी होती है, ठीक है। जैसे संविधान, जैसे हम भारत के, यानी कि संविधान भी क्या करता है, आपको एक नैतिक दिशा देता है ना। जैसे भारत के संविधान की हम बात करें उदाहरण, तो हमारे यहाँ आप आर्टिकल 17 देखेंगे तो वहां पे क्या बोला है, छुआछूत को खत्म करने के लिए बोला है, ठीक है। उसी प्रकार आप देखेंगे हमारे यहाँ डीपीएसपी को लिया गया है। तो डीपीएसपी यानी राज्य की नीति निदेशक, इसका काम क्या है बताइए, सामाजिक व आर्थिक विकास करना है देश के लोगों का, ठीक है। क्लियर है ना। इसी के साथ आप देखेंगे ये सारी इच्छा किसकी है, भारत के संविधान में लिखा है सबसे पहली लाइन, हम भारत के लोग। तो ये सब इच्छा किसकी है बताइए,
हम भारत के लोगों की इच्छा है और वही सारी चीजें जो इच्छा है संविधान में लिखी गई है। इसीलिए प्रस्तावना में उद्देशिका में सबसे पहली लाइन ये जोड़ी गई है ना। तो किसी भी देश का संविधान उसको क्या करता है, एक नैतिक दिशा देता है। उसके संविधान में जो जो बातें लिखी रहती हैं वैसा आप करेंगे। छुआछूत आपके संविधान में बोला खत्म करो तो आप भी खत्म करेंगे। डीपीएसपी में सरकार को निर्देश दिए गए हैं तो वो सामाजिक आर्थिक विकास करे तो सारे निकालो वैसे करेंगे, सरकार ऐसा करेंगे। तो संविधान दिशा देता है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सबसे अंतिम हम देखें तो मूल्य तंत्र। उसके बाद हम देखें तो मूल्य तंत्र यानी कि वैल्यू सिस्टम। हर किसी का अपना अपना क्या होता है, एक वैल्यू होता है। वैल्यू वो चीज है जिसको आप सबसे ज्यादा महत्व देते हैं या आप उसे सबसे ज्यादा करना चाहते हैं। मूल्य वो है जिसे आप क्या करते हैं बताइए, सबसे ज्यादा क्या करते हैं, महत्व देते हैं, उसे आप करना चाहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए किसी के अंदर करुणा का भाव है, तो किसी के अंदर करुणा का भाव है तो हमेशा वो क्या करेगा बताइए, दूसरों की मदद करेगा एक सामान्य रूप से, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या है बताइए, करुणा का भाव। किसी के अंदर अगर मान लीजिए वैल्यू सिस्टम जिसका डेवलप हो रहा है पावर का, तो वो किसी भी प्रकार से येन किन प्रकार साम दंड दंड से सत्ता को पाना चाहेगा। अब इस सत्ता को पाने के लिए उसको चाहे कितनी कीमत ना चुकानी पड़े, चाहे भले क्यों ना अनैतिक काम करना पड़ेगा, वो करेगा, क्योंकि उसे क्या चाहिए, पावर। उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज वैल्यू क्या है बताइए, पावर है। जिसके अंदर करुणा है वो हमेशा दूसरों को मदद करेगा, तो किसके अंदर वैल्यू क्या है बताइए, करुणा है। तो इस प्रकार से आज आपने देखा, क्या समझा कि नैतिकता को निर्धारित करने वाले कौन सा व्यवहार आपका आपके मतलब जो है व्यवहार को नैतिक बताएगा या अनैतिक बताएगा या नैतिकता का निर्धारण करेगा, वो रहेगा कार्य, उद्देश्य और परिस्थितियां। और इसके बाद कौन से वो तत्व रहेंगे जो ये निर्धारित करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा होगा या नैतिकता को निर्धारित करने के कौन से तत्व होंगे। तो उन सभी तत्वों को आपने यहाँ पे देखा और समझा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अब मिलेंगे कल।